हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर 10 की, जिसका नाम है वायुमंडल में जल। ये चैप्टर है तो काफी छोटा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में काफी मजा आने वाला है। और वन शॉट हम इस चैप्टर को देख रहे होंगे और सारे टॉपिक को हम पढ़ रहे होंगे। आगे बात करूं, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें, अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। अब तो पहले बात करते हैं इस चैप्टर के एक बेसिक इंट्रो की, है ना। कि भाई वायुमंडल में जल आपके चैप्टर का नाम है, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर उसमें जल होता है। आप सोचते होगे कि भाई जो जल होता है केवल हमको लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल पर ही देखने को मिलता है ना, या आपको हाइड्रोस्फेयर में ही देखने को मिलता है, यानी जल मंडल में ही देखने को मिलता है। ऐसी बात नहीं है, हमको वायुमंडल में भी जो है जल देखने को मिलता है। कितना परसेंट देखने को मिलता है? 0 से 4% तक पाया जाता है वायुमंडल में। और उसका मेन रीजन वही है भाई, वाष्पीकरण वगैरह। आपने छोटी क्लासेस में काफी पढ़ा है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस वजह से क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में जल प्रेजेंट होता है। इतना समझ आ रहा है? अगर फिर भी आपको मतलब नहीं पता भाई, वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, कोई टेंशन नहीं है। अभी आगे हम पढ़ने ही वाले हैं इसको, ठीक है, टॉपिक है आपका। अब वायुमंडल में जो जल होता है ना, जो वायुमंडल में जो वाटर होता है प्रेजेंट, जितनी भी मौसम की परिघटना है ना, सबको क्या है भाई, सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? देखो, अगर एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में क्या है, जल है, तो बारिश होना, ठीक है, वाष्पीकरण होना, इस सब वजह से जो वायुमंडल में जल है, जिससे जो है मौसम प्रभावित होता है, आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, प्रभावित होता है। आगे सुनो, अब जल की बात जब हम करें तो जल ना वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है, गैस, द्रव और ठोस। इन तीनों ही अवस्था में जो हमें जल देखने को मिलता है वायुमंडल में। जैसे कि जलवाष्प की फॉर्म में देखने को मिलता है। जलवाष्प में कब देखने को मिलेगा भाई? जब समुद्र से जो पानी है वो क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा यानी वाष्पित होगा, और जब वो हवा में उठेगा तो ये जो पानी है वो किस अवस्था में है, वो गैसियस अवस्था में है। और जब पानी बारिश की फॉर्म में आता है तो वो द्रव की अवस्था में है। और जब वायुमंडल वायुमंडल में कैसे, अब बर्फ यानी ठोस अवस्था में कैसे है, जब बारिश होती है किसकी फॉर्म में, ओले की फॉर्म में, जिसको हिलस्ट्रोम बोलते हैं। तो जो ओले बरस रहे हैं वो कैसे हैं, सॉलिड है यानी बर्फ है वो। तो ठोस की फॉर्म में भी हमें क्या देखने को मिलता है, जल देखने को मिलता है वायुमंडल के अंदर। समझ आया भाई आपको? आगे देखो, अब वायुमंडल के अंदर जल का स्रोत क्या है, मैंने ऊपर बता दिया, फिर भी वायुमंडल के अंदर जल का स्रोत क्या है भाई? वाष्पीकरण, जो कि कहाँ से हो रहा है, महासागरों, नदियों, झीलों से, और पौधों से जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है ना। इसको समझते हैं पहले। वायुमंडल में जो जल आ रहा है वो बता दिया वाष्पीकरण से आ रहा है, जो कि महासागर, नदियों और झीलों से आ रहा है। वाष्पीकरण कैसे हो रहा है? सिंपल सा मतलब है भाई, यहाँ पर धूप है, सन है ना, सन की एनर्जी आती है धरती पर, तो पानी गर्म होता है और भाप बनकर वो ऊपर उठता है ना, फिर बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। तो भाई इस प्रकार से वाष्पीकरण होता है, तो वायुमंडल में जो है पानी पहुंच जाता है भाप बनकर। समझ आया? और उसके बाद पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो, पौधे जो है ना भाई, रूट से यानी अपनी जड़ों से क्या करते हैं, पानी को सोखते हैं मिट्टी से यानी सोइल से। अब उसके बाद जब इन प्लांट में क्या हो जाता है, ज्यादा पानी हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, ज्यादा पानी हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये पानी को बाहर छोड़ देते हैं, ये पानी को बाहर छोड़ देते हैं। अब वो कैसे छोड़ते हैं? अपने पत्तियों के थ्रू छोड़ते हैं। देखो ये क्या है, इनकी पत्तियां हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अब पत्तियों में क्या होता है, देखो, मगर मेरे से ड्राइंग तो अच्छी है नहीं, लेकिन फिर भी बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये पत्तियां हैं, ठीक है, ये मैंने एक पत्ती बना दी जो कि प्लांट की है, एक लीफ बना दी मैंने। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे क्या होता है, पानी को बाहर निकालते हैं। और इन छोटे छोटे छेद को हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं भाई, हम रंध्र बोलते हैं, ध्यान रखना, इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं इसको हम। तो इन रंध्र के थ्रू जो छोटे छोटे छेद होते हैं, यहाँ से जो है पानी को ये बाहर निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। समझ आया भाई आपको? ये ध्यान रखना है। तो वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, इसकी मदद से जो है वायुमंडल में जल पहुंचता है। समझ आया? अब आगे देखो, अब यहाँ पर एक और चीज की हम बात करते हैं, जो कि है जल चक्र। जल चक्र हमने छोटे क्लास में बहुत पढ़ा है। तो जल चक्र का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई पानी जो है आ, धरती से, मतलब कि जो अपना जमीन है वो उठ रहा है, वापस जमीन पर आ जा रहा है, ठीक है, धरातल पर आ जा रहा है। इसको हम सिंपल फॉर्म में जल चक्र कह देते हैं।
लेकिन जल चक्र में क्या क्या शामिल होता है? तो जल चक्र में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन और वर्षा शामिल होती है, जब एक जल चक्र के पूरा हो पाता है। तो जल चक्र का मतलब सिंपल सा है कि वायुमंडल, महासागर और स्थल के बीच लगातार जल का आदान प्रदान, उसको हम क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। जैसे कि देखो, है ना, महासागर से वाष्पीकरण हुआ, है ना, फिर बादल बने। अब बादल ऐसे नहीं बन गए हैं, पहले संघनन हुआ है। अब ये संघनन है क्या, ये सब आपको आगे पढ़ना है ना। संघनन का मतलब सिंपल समझ लो कि जो ये पानी भाप बन रहा है ना, ये किसी भी धूल के कण के आसपास क्या हो गया, आसपास इकट्ठे हो गए जो इतने भी भाप बना था। और ये जब ये इकट्ठे हो गए किसी भी धूल के कण या किसी कण के पास, फिर उन्होंने क्या बना लिया भाई, बादल बना लिया। और बादल जब बन गया तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, संघनन हो जाता है। ठीक है, संघनन हो जाता है और संघनन के बाद बारिश हो जाती है, ध्यान रखना है। तो ये देखो बारिश हो गई ना, तो महासागर से पानी उठा तो वाष्पीकरण हुआ, फिर बादल बने यानी संघनन हुआ, उसके बाद संघनन के बाद धरातल पर पानी आ गया है। तो वायुमंडल, महासागर और स्थल के बीच क्या हो रहा है, पानी का बार बार आदान प्रदान हो रहा है। महासागर, पानी ऊपर, भाप ऊपर उठा तो ये वायुमंडल हो गया, और वायुमंडल से वापिस जो है स्थल पर बारिश के फॉर्म में जो है पानी आ गया। तो ध्यान रखना है, जब जल का बार बार आदान प्रदान होता है इन तीनों के बीच, इसको हम क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। इसके अंदर ये सब शामिल होता है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन अभी समझाया पीछे, संघनन समझा दिया है, और फिर वर्षा हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया, ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो, आर्द्रता की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट है। अब आर्द्रता, जिसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हवा में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि हवा के अंदर नमी कितनी, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हवा के अंदर नमी कितनी, यानी कि हवा के अंदर पानी की मात्रा कितनी है, और पानी भी किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ध्यान रखना। यानी कि जलवाष्प अगर मैं बोलूं तो, यानी कि एक पर्टिकुलर हवा जो है ना अपने पास, जिस भी टेम्परेचर पर है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भी मौसम चल रहा है, जो भी अपना तापमान चल रहा है, उस पर उस हवा के अंदर कितने जलवाष्प है ना। तो हवा में उपस्थित जलवाष्प को हम क्या बोलते हैं, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। समझ आ गया। अब ना आर्द्रता के प्रकार भी अपने पास दो प्रकार होते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता में एक सिंपल सा ध्यान रखना है यहाँ पर, किसमें आप तापमान वगैरह को कंसीडर अभी नहीं कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक हवा है बस, और उसके अंदर जलवाष्प है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। हवा है और उसके अंदर क्या है, जलवाष्प है। आप तापमान को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, इंग्लिश में बोले तो भाई एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो हवा के प्रति घन मीटर आयतन में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। या सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं कि हवा के अंदर, अगर नॉर्मल भाषा में आप लिखना चाहते हो कि हवा के अंदर, है ना, हवा के अंदर वास्तविक जलवाष्प की मात्रा। ठीक है भाई, जलवाष्प की मात्रा, ये सिंपल सी आपकी डेफिनेशन है किसकी, निरपेक्ष आर्द्रता की। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक वर्ड लिख रखा है, हवा के प्रति घन मीटर। ठीक है, प्रति घन मीटर आयतन में, यानी अगर मान लो मैं इतना हिस्सा ले रहा हूं, है ना, प्रति घन मीटर इसको मैं कह देते हैं। तो इसके मान लो ये हवा है, इतनी हवा मैंने ले ली, इसके अंदर कितनी नमी है, इसके अंदर कितनी जलवाष्प है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे निरपेक्ष आर्द्रता। और हम निरपेक्ष आर्द्रता को किस में मापते हैं, हम ग्राम प्रति घन मीटर में। ठीक है, ग्राम प्रति घन मीटर में, ध्यान रखना, ग्राम। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रति, ध्यान रखना, और घन मीटर। ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ गया। और जैसे जैसे जगह बदलेगी वैसे वैसे जो आपकी निरपेक्ष आर्द्रता भी बदलेगी, क्योंकि हर जगह की हर जगह की जो हवा होती है उसमें जो है जलवाष्प की वास्तविक मात्रा बदलती रहती है। समझ आ गया भाई, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा अपने पास सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष आर्द्रता क्या है भाई, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी भी टेम्परेचर पर हवा की कुल धारण क्षमता कितनी है, मतलब कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हवा कितने जलवाष्प को भाई अपने अंदर इकट्ठा कर सकती है, पानी के कणों को अपने अंदर समाहित कर सकती है। समझ रहे हो, इसको हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। मैंने बोल दिया था निरपेक्ष आर्द्रता के अंदर आप टेम्परेचर वगैरह को भूल जाओ, अपने पास हवा है उसके अंदर कितना जलवाष्प मौजूद है वास्तविक रूप से, उसको निरपेक्ष बोल देंगे। लेकिन जब सापेक्ष आर्द्रता की बात आएगी तो इसका मतलब सिंपल सा है कि
तो अपने पास टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर पर जो हवा है चल रही है ना, उसके अंदर कितनी नमी वो धारण कर सकती है, कितना जलवाष्प को वो धारण कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता। समझ आ गया भाई? अब आगे देखो। अब लेकिन यहाँ पर अब तुम्हें कंफ्यूज हो जाओगे। तापमान बढ़ने पर क्या होता है ना, सापेक्ष आर्द्रता घटती है। तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता घटते हैं, मिटो रहा हूँ उसको, ठीक है भाई। जैसे तापमान आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, है ना, तो आपकी सापेक्ष आर्द्रता घटेगी। सापेक्ष आर्द्रता घटेगी, ध्यान रखना। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपकी सापेक्ष आर्द्रता घटेगी। अब बोलोगे ऐसे क्यों भाई? आर्द्रता का मतलब सिंपल सा ध्यान रखो। आर्द्रता का मतलब, देखो पहले आर्द्रता लिख देता हूँ, ठीक है। आर्द्रता का मतलब सिंपल था कि हवा के अंदर जलवाष्प, ठीक है, हवा के अंदर जलवाष्प। जब हवा के अंदर जलवाष्प की बात हो रही है, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान सुनना मेरी बात। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ने से हवा के अंदर नमी को गैदर करने की, मतलब कि भाई जलवाष्प को इकट्ठा करने की शक्ति तो बढ़ गई, उसकी क्षमता तो बढ़ गई, लेकिन अब वो जलवाष्प अगर मौजूद नहीं है वहां पर, अगर वो जलवाष्प मौजूद नहीं है वहां पर, तो क्या हो गया? उसकी जो सापेक्ष आर्द्रता है टेम्परेचर के कंपैरिजन में वो घट गई ना। समझ रहे हो? अब खुद सोचो, टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी जितनी क्षमता होगी ना, इस टेम्परेचर पर जो हवा है उसकी जितनी क्षमता होगी जलवाष्प को इकट्ठा करने की, वो कर लेगी, क्योंकि इसकी क्षमता कम होगी। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर के हिसाब से, तो उसकी क्षमता कम होगी किसके? हवा को। हवा जो इस टेम्परेचर पर जो हवा होगी वो जलवाष्प को इकट्ठा तो कर लेगी, लेकिन उसकी क्षमता कंपैरेटिवली कम होगी अगर मैं 20 डिग्री सेल्सियस से बात करूं। समझ आ गया? लेकिन हवा के अंदर जो वहां पर नमी उतनी होनी भी तो चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस पर जितनी क्षमता है, 20 डिग्री सेल्सियस पर हवा की जितनी क्षमता है जलवाष्प को गैदर करने की, इकट्ठा करने की, उस वो उतनी नमी होनी भी तो चाहिए, उतना जलवाष्प होना भी तो चाहिए। वही बस यहाँ पर आपको समझना है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सापेक्ष आर्द्रता घटती है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वहां पर वो जलवाष्प मौजूद होना चाहिए उस टेम्परेचर पर, कि हाँ, कि उस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जितनी क्षमता हवा के पास हो गई है कि उतनी जलवाष्प वहां पर मौजूद है जो उस हवा के अंदर मिल जाए। अगर नहीं मिल पा रही है तो उसकी सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी उस टेम्परेचर पर। अब समझ आया भाई? ध्यान रखना। लेकिन वही मैं बात करूं, ध्यान रखना कि महासागर के ऊपर है। देखो, अगर महासागर है बहुत ज्यादा और टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब महासागर के आसपास है भाई, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वाष्पीकरण तो होगा ही होगा। लेकिन महासागर पर इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर तुम जितना बढ़ा लो तो वहां पर जो उसके सापेक्ष आर्द्रता भी क्या होगी? ज्यादा ही होगी, क्योंकि क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहां की हवा को जलवाष्प मिल भी जाएंगे, क्योंकि वो महासागर के पास ही है। और महासागर के पास तो भाई जल ही जल है, तो पानी वेपोरेट होगा, तो जितने भी जलवाष्प है वो उस हवा के अंदर मिल जाएंगे। तो वहां पे जो आसपास का रीजन है वहां पर सापेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी। तो इसलिए ये लाइन लिखी है कि महासागर के ऊपर अधिक और महाद्वीपों के ऊपर कम होती है क्या? सापेक्ष आर्द्रता। समझ आया भाई आपको? ये ध्यान रख लेना है जो मैंने बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। बच्चों को डाउट ही रह जाता है दोनों के बीच में, ध्यान रखना। अब उष्मांक की बात करते हैं। तो उष्मांक बेसिकली क्या है? वो तापमान जिस पर हवा संतृप्त हो जाए। संतृप्त मतलब क्या होता है कि हवा क्या है भाई? संतृप्त हो गई, यानी हवा के अंदर और जलवाष्प अब नहीं आ सकता। हवा के अंदर जो है और जलवाष्प अब नहीं आ सकता। उसको हम क्या बोलते हैं कि हवा हो गई भाई संतृप्त, सैचुरेटेड हो गई। मैंने बोल दिया कि भाई हवा के अंदर जो है उस ऐसा तापमान जिसके अंदर हवा के अंदर और जलवाष्प एंटर नहीं कर सकता और नहीं आ सकता, उसको मैं क्या बोलूंगा? वो हवा संतृप्त हो चुकी है। हवा क्या हो चुकी है भाई? संतृप्त हो चुके। ध्यान रखना। उष्मांक क्या है बेसिकली? और जो जिस तापमान पर जो हवा है वो संतृप्त हो जाती है ना, मतलब कि हवा के अंदर और जलवाष्प नहीं आ सकता है, तो इसी तापमान पर क्या होता है ना, संघनन शुरू हो जाता है। संघनन शुरू का मतलब को पता ही क्या होता है ना? संघनन मतलब कि कुछ धूल के कण के आसपास जो है पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे फिर बारिश होने लग जाती है, ठीक है, बादल बनने के बाद। ये क्या है भाई? इसको हम संघनन बोलते हैं। तो जिस तापमान पर हवा संतृप्त हो जाए, मतलब हवा के अंदर और जलवाष्प ना पाए, तो इस तापमान पर क्या होता है? संघनन शुरू हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? उष्मांक बोलते हैं। ध्यान रखना। जो आप ओस देखते हो ना, ओस अभी पढ़ेंगे आगे। ओस जो है ना, वो उष्मांक बिंदु, जो उष्मांक है, देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है अपने पास, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? इस पर पानी जमने लग जाता है ना। तो अगर हमें ओस बनानी है तो उष्मांक क्या होना चाहिए? वो 0 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। समझ रहे हो ना? 0 डिग्री से ऊपर ही होना चाहिए। हमें नहीं पता उष्मांक क्या तापमान है, वो तापमान जिस पर हवा और जलवाष्प को गैदर नहीं कर पा रही है,
ठीक है, और वहां पर संघनन स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो जलवाष्प था वो पानी बन गया, हवा के अंदर जलवाष्प था वो क्या बन गया भाई, पानी बन गया। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सिंपल सा बोल देंगे भाई वो उष्मांक था, ठीक है, वो उष्मांक बिंदु था। समझ आया। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक की। देखो अपना टॉपिक जो है वाष्पीकरण एवं संघनन, समझ आ गया। अब पहले हम वाष्पीकरण की बात करें तो वाष्पीकरण का सिंपल सा मतलब है कि जल का द्रव से गैस में बदलना। पानी था महासागर के अंदर, ये पानी है, ये गैस में बदल गया, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। इसका मेन रीजन क्या है भाई, ताप है। जो मुख्य कारण है भाई वाष्पीकरण का वो क्या है भाई, ताप है। वो ताप कहाँ से आ रहा है, वो सन से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई, वो सन से आ रहा है। समझ आ गया भाई। अब वाष्पीकरण की अगर हमें दर बढ़ानी है, मतलब कि वाष्पीकरण बहुत तेजी से हो, जो पानी ये भाप बन रहे हैं बहुत तेजी से हो। तो मैंने खुद देखा है कि अगर तुम कुछ पानी को गर्म कर रहे हो अपने चूल्हे पर या गैस पर, तुम टेम्परेचर धीरे धीरे मतलब कि तुम गैस धीरे बढ़ाओगे तो पानी धीरे धीरे गर्म होगा। अगर तुमने बहुत तेज गैस कर दी तो पानी तेजी से उबलेगा ना, और जल्दी जल्दी वो भाप बनेगा। आपने खुद देखा है। तो वही चीज है, अगर ताप ज्यादा बढ़ा रहे हो, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण भी तेजी से होगा। और हवा शुष्क होनी चाहिए। अगर हवा शुष्क होगी, क्यों, क्योंकि हवा शुष्क क्या मतलब कि क्या, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हवा बिल्कुल सूख चुकी है, तो हवा के अंदर क्या आ जाएगी, जलवाष्प को इकट्ठा करने की, जलवाष्प को अपने अंदर समाने की जो क्षमता है, उसकी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। समझ आ रहे हो तुम। और हवा की गति तेज हो, क्योंकि हवा की गति जितनी तेज होती है ना, वो उतनी ज्यादा पानी मूवमेंट करती है, टेम्परेचर को इधर से उधर बदलती है, और जलवाष्प बहुत तेजी से होता है, और जलवाष्प को भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, जिससे जो है तेजी से वाष्पीकरण होता है। तो वाष्पीकरण की दर बढ़ानी है तो 3 फैक्टर याद रखना आप, ठीक है। अब आगे देखो, संघनन की बात करें तो जलवाष्प का द्रव में बदलना। जो जलवाष्प था, है ना, जो जलवाष्प था हवा के अंदर, जब ये क्या बन जाए भाई, ये क्या बन जाए, द्रव में बदल जाए, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, संघनन बोल देते हैं, ठीक, कंडेंसेशन बोल देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है, ऊष्मा का ह्रास होना, मतलब कि जो हीट है, जो हीट है उसमें क्या आ गई भाई, कमी आ गई, तभी क्या हो गया, संघनन हो गया। ठीक है, सिंपल सा मतलब समझना आप, ठीक है, वीडियो भले थोड़ी लंबी हो लेकिन आप कंसेप्ट समझो। देखो क्या होता है, मान लो ये क्या अपना समुद्र है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ। आपको सिंपल सा मतलब पता है, जैसे आप हाइट पे जाते हो आपका तापमान कम होने लग जाता है। आपका नहीं, मतलब कि जैसे आप ऊपर जाओगे वहां पर तापमान कम होने लग जाता है। अब जैसे तापमान कम होगा ना, जब तापमान कम हो गया, अब क्या होगा ना, तापमान कम होने से क्या हो जाता है, जो जितने भी जल वाष्प थे ना, ये किसी भी ऐसी चीज को, कोई भी चीज जैसे धूल का कण हो सकता है ना, वो धुआं हो सकता है, उसके आसपास क्या हो जाता है, इकट्ठे होने लग जाते हैं, और वहां पर वापस जो है बारिश होने लग जाती है। अब तापमान गिर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उष्मा का ह्रास हुआ, हीट की कमी आ गई, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ऊपर आप जाओगे टेम्परेचर घट रहा है, और जैसे टेम्परेचर घटता है तो संघनन स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो कि टेम्परेचर नीचे ही घट गया, अगर टेम्परेचर जो है इतना ऊपर ना जाकर वो नीचे ही सबसे कम हो गया, तो नीचे ही संघनन हो जाता है, जब भी हमको ओस वगैरह देखने को मिलती है। समझ रहे हो, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। देखो, तो मुख्य कारण ऊष्मा का ह्रास है, और संघनन तब होता है जब तापमान उष्मांक तक गिर जाए। तापमान जो आपका उष्मांक तक गिर जाए, नहीं तापमान, तो उष्मांक आपका क्या है, जिसमें संतृप्त हो जाए आपकी हवा, और वहां पर संघनन स्टार्ट हो जाता है, यानी हवा के अंदर और जलवाष्प नहीं आ सकता है। तो वही चीज है, तो हवा, जलवाष्प से भरी हवा इतनी ऊपर उठ गई कि उसके अंदर अब और जलवाष्प नहीं आ सकता, इस वजह से उसने क्या करा, वो बादल बना लिए, संघनन हो गया और बारिश जो है, मतलब पानी नीचे गिर गया, ठीक है ना। तो तापमान जब उष्मांक तक नीचे गिर जाए, है ना, उष्मांक वही जिस पर संघनन स्टार्ट हो जाए, तो तब क्या होता है, संघनन होता है, और हवा जो है ना ठंडी सतह के संपर्क में आए, तो तब भी जो है आपका क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, और हवा में अधिक जलवाष्प प्रवेश करे, यानी हवा के अंदर आपका अधिक जलवाष्प प्रवेश कर रहा है ना, और फिर हवा ठंडी सतह के संपर्क में आ रहा है, या ऐसी जगह पर, अब देखिए हाइट पे जा रहा है तो ठंडी सतह तो ऑटोमेटिकली मिल गई ना उसको, तो वहां पर संघनन हो जाता है। तो ध्यान रखना है। अब संघनन भी ऐसे नहीं हो जाता है, संघनन केंद्रक यहाँ पर एक टर्म आती है, संघनन केंद्र, मैंने आपको 3 से 4 बार पीछे से पढ़ाते वक्त बोल चुका हूँ। जो पानी जलवाष्प बन रहा है, जब यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब इसके अंदर और जलवाष्प नहीं आ पाएगा, ये टेम्परेचर कम हो गया, तो किसी के भी आसपास, जैसे कि धूल का कण हो गया, धुआं हो गया, है ना,
किसी के आसपास भी जो होता है जलवाष्प इकट्ठा होने लग जाता है, जिससे एक बादल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, इकट्ठा होने लग जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, जो ये धूल के कण है, जो धुएं के कण है, इसको हम क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक बोलते हैं। तो वह सूक्ष्म कण जिनके चारों ओर संघनन होता है, जलवाष्प इकट्ठे होते हैं, जैसे कि धूल, धुआं और समुद्री नमक के कण जो कि हवा में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, संघनन केंद्रक बोलते हैं। आपको समझ आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप देख सकते हो बहुत आसानी से, जैसे ही हवा ऊपर उठ रही है तो उसमें जैसे जैसे ऊपर उठेगी उसमें उतनी कूलिंग होते जाएगी, और कूलिंग होने से क्या होगा, संघनन हो जाए। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन हो गया। बादल कैसे बने भाई, ये धूल, धुआं, समुद्री नमक के कण के आसपास क्या हो गए, ये जलवाष्प एकत्रित हो गए, और जब ये पूरा क्या हो जाएगा अपना, जलवाष्प इकट्ठे हो जाएंगे धूल कण के आसपास, फिर किसी भी भारी सतह से टकराएगा ना ये, क्योंकि यहाँ पर जलवाष्प इकट्ठा होने के बाद ना ये बादल बन चुका है, ध्यान रखना। और ये बादल अब किसी भी भारी चीज से टकराएगा ना, जितना भी जलवाष्प इसके अंदर था वो क्या हो जाएगा भाई, पानी के यानी बारिश के रूप में वो नीचे आ जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन हम बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। इतना समझ आया? और संघनन के बाद जल निम्न रूपों में दिखाई देता है। जैसे ही संघनन हो जाता है, जैसे ही संघनन यानी कंडेंसेशन हो जाता है, हमको जो जल है वो ओस की फॉर्म में, कोहरे की फॉर्म में, कुहासे की फॉर्म में, तुषार, बादल की फॉर्म में जो है वो हमको देखने को मिलता है। समझ रहे हो भाई? और ये ओस, कुहासा, तुषार, बादल सबके बारे में पढ़ना है हमको। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और संघनन तब होता है जब उसांग जो है जमाव बिंदु से नीचे हो। ध्यान रखना है, क्या हो, संघनन कब होगा, संघनन कब होगा, जब का जो उसांक है ना वो जमाव बिंदु से कहाँ हो भाई, नीचे होता था, तथा तब भी संभव है जब उसांक जमाव बिंदु से ऊपर हो। ये कोई मैटर नहीं है, जमाव बिंदु से ऊपर हो तब भी चलेगा और नीचे हो तब भी चलेगा। अगर उसांक बिंदु से मान लो कि अगर 0 डिग्री, जो 0 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, ये जमाव बिंदु है, क्योंकि यहाँ पे पानी जमने लग जाता है। अगर ये इससे ऊपर है मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, या मान लो कि -1, -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तब भी संभव है। लेकिन इस टेम्परेचर पर क्या होगा, थोड़ी जमी जिसको आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना, क्या होता है कि जो पानी है वो जम जाएगा। पानी जम जाएगा तो उसी फॉर्म में, जिसको ओले वगैरह कहते हैं, उस फॉर्म में बारिश होएगी, और इस फॉर्म में नॉर्मल बारिश होएगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो वही बात है, संघनन जब भी हो सकता है अगर आपका जमाव बिंदु से उसांक नीचे है या जमाव बिंदु से ऊपर है, वो कोई मैटर नहीं है। अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना है ओस, जिसको ड्यू बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, छोटा टॉपिक है। तो जब वायुमंडल की आर्द्रता जो है हवा में संघनित होने के बजाय ठंडी सतहों जैसे कि घास, पत्तियां, पत्थर पर पानी की बूंदों के रूप में जम जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओस पड़ गई। और ओस ना में अगर देखना है तो भाई गांव वगैरह में जाना, बिल्कुल सुबह सुबह देखना, आपको ना ये नज़ारा देखने को मिलेगा। देखो, ये पत्तियां वगैरह या ठंडी सतहों पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपको पानी की बूंदें ऐसे देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको हम ओस बोलते हैं। और ऐसी बात नहीं है, शहरों वगैरह में भी आप देखोगे सुबह सुबह क्या होता है, जैसे कि बहुत जब हम कहते हैं ओस पड़ रही है भाई, तो बिल्कुल सुबह सुबह देखने को मिलता है। और जैसे आप देखोगे कि लोगों की जो गाड़ियां होती है उनकी सीट वगैरह पर क्या होता है, देखो पानी की बूंदें देखने को मिलती हैं, तो उसको ओस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, देखो बूंदें कैसे दिख रही हैं, वो संघनन से ही दिख रही हैं। तो यहाँ पर यही बोला है, जब वायुमंडल की जो आर्द्रता जो है ना, वायुमंडल के अंदर जितने भी नमी है, जो हवा आर्द्रता है, वो हवा में संघनित होने के बजाय, मतलब कि आसमान में हवा में संघनित होने के बजाय वो ठंडी सतहों पर ही हो जाए। क्या हो जाए भाई, ठंडी सतहों पर ही क्या हो जाए, संघनित हो जाए। और संघनित होने के लिए क्या चाहिए भाई, टेम्परेचर कमी तो चाहिए। हम अगर टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया तो क्या होगा, जरूरी नहीं कि तुम्हें हवा में जाकर ही संघनन होना, नहीं, वो नीचे ही हो जाएगा भाई, अगर तुम्हें टेम्परेचर नीचे ही गिरा दिया तो वही बोला है कि वायुमंडल की आर्द्रता जो है हवा में संघनित होने की बजाय अगर वो ठंडी सतहों पर ही हो जाए, चाहे वो घास, पत्तियां, पत्थर हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओस कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पानी है घास, पत्तियां, पत्थर पर बूंदों के रूप में हमको दिखने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपने पिछले चैप्टर में, चले नहीं, आपने आई थिंक 8th चैप्टर में पढ़ा था, हाँ 8th चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था तापमान का व्युत्क्रमण क्या होता है। हमें अगर रातें बहुत लंबी हैं तो नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन तापमान के व्युत्क्रमण वाले केस में ये होता है कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है।
और ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। तो वही शॉर्ट टर्म जो है ना वो ओस को बनाने के लिए कारगर साबित हो जाता है, ध्यान रख लेना। तो ओस अगर बनानी है तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या है, साफ आकाश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है रात के समय जब गर्मी निकलती है, रात के समय जब गर्मी निकलती है तो अगर गर्मी को निकालना है बाहर पृथ्वी से तो आसमान पूरा साफ चाहिए, ताकि जो गर्मी बाहर निकल रही है इसमें कोई रुकावट ना आए। अब देखो गर्मी बाहर निकल गई है तो नीचे, गर्मी नीचे बाहर निकल गई है ना, तो ऊपर की सतह तो क्या होगी, ऊपर की सतह धीरे धीरे गर्म होगी, नीचे नीचे जो है ठंडा पड़ जाएगा। तो वही चीज है, अगर आकाश साफ होगा तो क्या होगा कि कंपेरेटिवली यहाँ पर जो है गर्म माहौल बनेगा, नीचे जो है आपका ठंडा माहौल बनेगा। तो वही बात, अगर ओस बनाने तो आकाश साफ चाहिए ताकि गर्मी इजिली बाहर निकले और नीचे का जो धरातल है वो ठंडा ही रहे। तो साफ आकाश की वजह से क्या होता है, क्या होता है भाई, ओस बनती है। शांत हवा अगर होगी, क्योंकि क्यों, हवा क्या करती है ना, गर्मियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो शांत हवा क्या करती है, अगर तो वही टेम्परेचर को बदलती नहीं है ना, गर्मी को इधर से उधर ट्रांसफर नहीं करती है, तो शांत हवा रहेगी तो भाई टेम्परेचर बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि गर्मी रात को आसानी से निकल ही रही है ऊपर, तो नीचे ठंडा रहेगा ही। जो यहाँ अब टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाएगा कंपेरेटिवली यहाँ पर, क्योंकि हवा ऊपर जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ऊपर तो संघनन हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए क्या, जो उसको अशांक बिंदु है नीचे ही मिल जाएगा, तो यहाँ पर संघनन हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि ठंडी सतह, तो घास है, पत्तियां है, पत्थर है, बहुत ठंडी रहती है, तो इन्हीं के ऊपर क्या हो जाता है कि जो हवा में जो पानी था वो इन्हीं के ऊपर जो अपना पानी छोड़ देता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत गिर जाता है यहाँ पर। और हमें उच्च सापेक्ष आर्द्रता चाहिए। हमें उच्च सापेक्ष आर्द्रता कब देखने को मिलेगी, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा। मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाओगे सापेक्ष आर्द्रता घटेगी। तो उच्च सापेक्ष आर्द्रता कब देखने को मिलेगी, जब टेम्परेचर आपका बहुत कम रहेगा, चाहे 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, जितना कम होगा उतनी ही आपकी सापेक्षता उच्च होगी। और टेम्परेचर ज़्यादा है तो तापमान कम है, और तापमान कम है तो आपकी आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। समझ आ गया ना? और ठंडी और लंबी रातें, समझ आ गया होगा ठंडी और लंबी रातें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जितनी लंबी रात उतनी देर तक गर्मी रात को बाहर निकलेगी, तो कंपैरेटिवली ऊपर गर्मी रहेगी, नीचे ठंडी रहेगी, तो ओस बन जाएगी, क्योंकि नीचे संघनन हो जाएगा, और नीचे संघनन हो गया तो ओस बन गई। तो ये हमें कंडीशन चाहिए ओस बनाने के लिए, ठीक है। और महत्वपूर्ण शर्त सिंपल सी ये है कि ओस बनने के लिए उसांक जो है ना जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर ओस बन रही है, यहाँ पर हमें बर्फ नहीं जमानी है, हमें यहाँ पर बर्फ नहीं जमानी है, हमें क्या जमानी है, हमें सिर्फ यहाँ पर पानी की बूंदे चाहिए, इसी को तो हम ओस बोल रहे हैं। तो यही बोला है, अगर हमें ओस बनानी है तो उसांक जो है ना, उसांक मतलब उसांक क्या है, जहां पर संघनन शुरू हो जाता है, तो उसांक जो है आपका जमाव बिंदु से ऊपर होना चाहिए, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होना चाहिए, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3, कितना भी हो चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण शर्त है ओस बनने की। समझ आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुषार की, यानी फ्रोस्ट की। अब तुषार क्या है, तुषार और आपका ओस दोनों भाई बहन, आप ये समझ लो, ठीक है ना भाई। तो जब ठंडी सतहों पर संघनन जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तब जलवाष्प पानी की बूंदों के बजाय बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाते हैं, इसे हम तुषार कहते हैं। अगर ओस बनानी है तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, अगर तुषार बनाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चाहिए, मतलब कि -1, -2, -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ रहे हो। तो जब ठंडी सतहों पर संघनन जमाव, देखो ठंडी सतहों पर होए कोई दिक्कत नहीं है, ठंडी सतहों पर होए मैटर नहीं है वो। मान लो ये बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ पर हमें जो है बर्फ के कण देखने को मिल रहे हैं। वो क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका था। ठीक है भाई, तो यही बोला, जब ठंडी सतहों पर संघनन जो है जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, तब जलवाष्प जो है पानी की बूंदों के बजाय बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जो हमें देखने को मिलता है, इसको हम तुषार बोलते हैं। और देखो भाई, जैसे कि ये वाला सीन है, देख रहे हो आप, ये पानी की बूंदे नहीं है, ये बर्फ है। ध्यान रखने के, कब हुआ, जब ओसांग आपका नीचे है 0 डिग्री सेल्सियस से। समझ रहे हो। और तुषार बनने के लिए ओसांक जमाव बिंदु पर या उससे नीचे होना चाहिए। समझिए, मैंने बता दिया जमाव बिंदु से नीचे होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ओस बनानी है ना, ओस अगर आपको बनानी सॉरी अगर तुषार बनाना है, तो सारी कंडीशन जो मैंने आपको पीछे बताई ना, साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता, ठंडी और लंबी रातें, ठीक है, ये सारी कंडीशन जो है
अगर हमको तुषार बनाने तो ये कंडीशन हमको चाहिए ध्यान रखना। तो ओस वाली कंडीशन और तुषार वाली कंडीशन सेम होती है अगर हमको बनाना है, दोनों ध्यान रखना है। अब आगे चले, अब हम बात करते हैं कोहरा एवं कुहासा की। कोहरा एवं कुहासा की ध्यान रखना है। तो कोहरा तो आपने सुना है, कुहासा क्या होता है भाई? तो आज आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हम जो देखते हैं भाई ठंड में अपने आसपास, जिसको हम धुंध कह देते हैं ना, आपने सुना होगा धुंध पड़ रही है यार, कौन जाएगा बाहर। तो ये कोहरा और कुहासा ही है एक तरह से। कुहासा थोड़ा सा अलग होता है बट सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन मेजर अंतर आपको पता होना चाहिए। तो कोहरा जिसको हम फॉग बोल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? जब अधिक जलवाष्प से भरी वायु अचानक नीचे आती है ना, ऐसी वायु जिसके अंदर जलवाष्प बहुत ज्यादा है। तो जब अधिक जलवाष्प से भरी वायु अचानक नीचे आती है तो धूल, धुएं, नमक के कणों के चारों ओर क्या हो जाती है? संघनन वहां पर हो जाता है। इसलिए क्या होता है? कोहरा एक प्रकार का बादल है जिसका आधार धरातल पर या उसके बहुत पास होता है ना। समझ रहे हो? जब जलवाष्प से भरी वायु एकदम से नीचे आ रही है तो नीचे अब उसको क्या मिलेगा? धूल, धुआं, नमक के कण मिल जाएंगे, तो वहां पर क्या संघनन हो जाता है। और वो संघनन हमको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? कि तरह से वो बादल ही है, ध्यान रखना। संघनन हो गया ना, वो बादल बन गया, जो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो, 2 मिनट, ठीक है, हाँ। तो ये क्या है? जब जलवाष्प से भरी वायु नीचे आई तो धूल, धुएं के कण के आसपास यहाँ पे संघनन हो गया, तो एक तरह से वो बादल बन गया, फैला हुआ बादल, ठीक है। बादल के प्रकार आगे हम पढ़ेंगे, तो फैला हुआ बादल बन गया। तो जिसका जो आधार होता है ना बादल का, या तो वो धरातल ही होता है बिल्कुल, या धरातल के बहुत पास होता है, मतलब थोड़ा जमीन से उठा हुआ हमें दिखता है। तभी तो ओस बिल्कुल, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें दूसरा बंदा दिखता ही नहीं है, ढक जाता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो वो बादल बना है ना, वो जलवाष्प, वो वायु से, ध्यान रख, जिसके अंदर जलवाष्प बहुत था। तो क्या हो गया भाई? तो हमें देखते हैं ना कि बिल्कुल नीचे तक हमें धुंध दिख रही है, फॉग दिख रहा है। वही बात यहाँ पर बताई गई है। और कोहरे के कारण क्या हो जाता है? जो दृश्यता होती है ना, विजिबिलिटी होती है, वो बहुत कम हो जाती है। मैं भी बता रहा हूँ आपको कि हम ना के बराबर उस कोहरे के आसपास हम दूर तक देख भी नहीं पाते। अगर मान लो यहाँ पे कोहरा है तो हम उसके पास अगले, मतलब उसके आगे है क्या, हम देख भी नहीं पाएंगे, है ना। दृश्यता बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है या तो। और नगरीय यानी सिटी वाला एरिया, यानी अर्बन सेंटर्स और जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पे धुएं के कण अधिक होने की वजह से वहाँ पर कोहरा हमें अधिक देखने को मिलता है, ठीक है भाई। नगरों वगैरह में जितने भी यहाँ पर उद्योग वगैरह होते हैं, वहाँ पर धुएं के कण, धूल के कण ज्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हमको जो कोहरा अधिक देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक टर्म याद रखना है हमें, जिसको हम बोलते हैं हम धूम्र कोहरा, जिसको स्मॉग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉग बोलते हैं। तो कोहरा प्लस धुआं, अगर कोहरा और धुआं आपस में मिल रहा है, अगर कोहरा और धुआं आपस में मिल रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? धूम्र कोहरा बोल देंगे। और जो आप ये नगरीय और औद्योगिक क्षेत्र में देखते हो, यहाँ से भाई कोहरा तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ से धुआं भी जब निकल रहा होता है तो ये आपस में मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? धूम्र कोहरा बनाते हैं। तो कि धूम्र कोहरा जो है आप थोड़ा सा जानलेवा, या जानलेवा तो क्या नहीं कहेंगे, मतलब कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। समझ आ गया? अब आगे चलो, अब कुहासे की बात भी कर लेते हैं। कुहासा कोहरा है तो सेम, लेकिन कुहासे में क्या होता है? नमी जो है वो कोहरे की तुलना में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अगर मैं बोलूँ फॉग है, इसके अंदर भी थोड़ी पानी हमें फील होगा जब हम निकलेंगे इसके पास से, लेकिन अगर हम कुहासे से निकलेंगे तो हमको थोड़ा ज्यादा नमी फील होगी अपने शरीर पर, ठीक है। तो कुहासे में नमी थोड़ी ज्यादा होती है। और अब ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है भाई? कुहासा ही हमें पर्वतीय क्षेत्रों में, माउंटेन एरियाज में हमको ज्यादा देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, कुहासा जिसको मिस्ट बोलते हैं। और गर्म हवा जब ढाल पर ऊपर उठते हुए ठंडी सतह से टकराती है तब कुहासा बनता है, ठीक है भाई। पर्वतीय क्षेत्र है, जब गर्म हवा है, जब ढाल पर ऊपर उठते हुए, है ना भाई, तो गर्म हवा है वो ढाल पर ऐसे उठ रही है तो ठंडी, क्योंकि ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर गिरता है, ध्यान रखना। तो जैसे गर्म हवा जो है ठंडी सतह से टकराएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा भाई? संघनन हो जाएगा और कुहासा यहाँ पर बन जाएगा पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है भाई। ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हो? ये कुहासा आपका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, बादल की बात हम करते हैं, यानी क्लाउड्स की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। अब क्लाउड्स क्या होते हैं भाई, है ना, जो हम देखते हैं भाई, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो बादल जो है पानी की सूक्ष्म बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे रवों यानी कणों के रूप का समूह होता है, जो स्वतंत्र हवा में पर्याप्त ऊंचाई पर जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। तो बादल क्या होता है? बादल जो है पानी की जो छोटी छोटी बूंदें हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं, रवे हैं, उनके समूह से बनता है ना, जो कि स्वतंत्र हवा में पर्याप्त ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पर क्या होता है, या थोड़ा सा नीचे ही, है ना,
वो जलवाष्प के संघनन से बनता है। मैंने बता दिया जलवाष्प का जब संघनन होगा तो क्या बनता है, वो जो गुच्छा बनेगा वो बादल ही तो है, ध्यान रखना। और जब वो बादल किसी हार्ड सरफेस से टकराएगा हवा में ही, तो क्या होता है, वहां से बारिश हो जाती है। बादलों की विशेषता क्या है, ये पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर बनते हैं, और इनके आकार में कि कितनी ऊंचाई पर बन रहे हैं, कितने बड़े बादल बन रहे हैं, है ना। बादल का घनत्व कैसा है, मतलब कि बादल घने हैं या बहुत छितरे पितरे हैं। और इनकी पारदर्शिता, मतलब कि हम बादल के आर पर हम देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है बादलों के प्रकार में भिन्नता पाई जाती है, ध्यान आपको रखना है। तो बादलों का अगर प्रकार की बात करूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके चार एक तरह से क्या होते हैं, मूल प्रकार होते हैं। मूल प्रकार मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी पक्षाव मेघ, कपासी मेघ, स्तरी मेघ और वर्षा मेघ, ये इसके चार प्रकार हैं। फटाफट देख लेते हैं। देखो, तो पक्षाव मेघ की बात करूं, जिसको हम सिरस क्लाउड्स भी बोलते हैं, तो इन जो पक्षाव मेघ होते हैं ना, काफी ऊंचाई पर तो बनते हैं। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर यही बनते हैं, जो कि 8,000 से 12,000 मीटर की होती है। 8,000 से 12,000 मीटर की जो ऊंचाई होती है वो पक्षाव मेघ की ही होती है, ध्यान रखना है। अगर रूप की बात करूं तो ये पतले बिखरे हुए पंख के समान हमको दिखते हैं, जैसे कि आपके सामने ये इमेज आप देखो, है ना। आप जो देख रहे हो ये क्या है, बिल्कुल पंख के समान, जैसे किसी मान लो पक्षी का पंख हवा में डोल रहा हो, ठीक है। तो वही चीज है, पतले होते हैं, बिखरे हुए, देखो ये एक यहाँ एक यहाँ एक, तो बिखरे हुए होते हैं, पंख के समान हमको दिखते हैं, रंग इनका सफेद होता है। और संकेत क्या है, अच्छे मौसम का संकेत होता है। अगर आपको जो है पक्षाव मेघ देखने को मिल रहा है, सबसे ऊंचाई पर बनते हैं, ध्यान रखना। जब हम देखते हैं ऊंचाई पर बादल बन रहे होते हैं, बहुत पतले पतले बादल हमको दिख रहे होते हैं, जिनके हम आर पार भी देख पा रहे हैं, यानी कि पारदर्शिता एक तरह से कम होती है लगभग, है ना। तो हम कहते हैं यार मौसम तो बड़ा सुहावना है, मौसम तो बड़ा सुहावना है, अच्छा है। तो वही वाली बात है यहाँ पर। अब कपासी मेघ की बात करें, अब कपासी मेघ जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलस क्लाउड भी बोलते हैं, तो इसके कंपैरेटिव में वो नीचे बनते हैं, पक्षाव मेघ से वो नीचे बनते हैं। लगभग 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर ये बनते हैं। रूप की बात करूं, मतलब कि दिखते कैसे हैं ये, है ना। रुई जैसे दिखते हैं और छितरे हुए दिखते हैं। देखो जैसे कि ये रुई आपके घर में होगी, आपने देखी है ना, तो रुई ऐसी तो होती है भाई, तो रुई के समान दिखते हैं और इनसे थोड़े कम ऊंचाई पर बनते हैं, लगभग 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई के बीच में बन जाते हैं, और थोड़े छितरे हुए होते हैं। मतलब कि इनमें अंदर ना भाईचारा नहीं है, ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं ना, छितरे हुए रहते हैं, ध्यान रखना इनकी तरह। तो देखो एक कहाँ पर, एक कहाँ पर, एक कहाँ पर, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो बिखरे हुए होते हैं। आधार क्या है, चपटा। आधार क्या होता है भाई, चपटा, मतलब कि नीचे से आधार ना गोल ना होकर चपटा है ऐसा। आधार कैसा है भाई, चपटा है इनका, ध्यान रखना है। संकेत क्या है, सामान्यतः साफ मौसम का संकेत ही देते हैं। अगर ऐसे बादल हैं तो नॉर्मली साफ मौसम है, ध्यान रखना। अब आगे सुनो, आगे बात करूं स्तरी मेघ की, क्या स्तरी मेघ, जिसको हम स्ट्रेटस क्लाउड भी बोलते हैं, तो ये परतदार बादल है। इनके रूप की बात करूं तो ये क्या है, परतदार बादल हैं। विस्तार की बात करूं तो आकाश के बड़े भाग में ये फैले होते हैं। जब हम बात करते हैं स्तरी मेघ की, तो ये परतदार बादल होते हैं कुछ इस प्रकार के, आप देखो कैसे हमको दिख रहे हैं, है ना। जैसे कि इन्होंने एक क्या बना लिया, पूरी परत ही बना ली है, और ये बहुत बड़े भाग पर, आकाश के यानी आसमान के बहुत बड़े भाग में ये फैले होते हैं, जो कि हमको ऐसे इस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। निर्माण का कारण क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास, यानी जब ऊपर जाते हैं बादल कैसे बन के, आपको बादल कैसे बनते हैं मैं बता चुका हूं, है ना। तब ऊष्मा का ह्रास जो है ना वो जल्दी हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई पर ना होकर थोड़े कम ऊंचाई पर वो हो जाता है, तो ऐसा हमें जो है देखने को मिलता है। और भिन्न तापमान वाली हवाओं का मिश्रण है ना। अगर अलग अलग तापमान वाली हवाएं हैं, क्योंकि हवा अलग अलग तापमान में होती है, तो उनके जलवाष्प की धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है, तो अलग अलग तापमान वाली हवाएं जब आपस में मिलती हैं और उनसे जब बादल बनते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्तरी मेघ। ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा मेघ की, जिससे हमको बारिश वगैरह भी देखने को मिलती है, और ये बिल्कुल भी अच्छे मौसम का संकेत नहीं है, ध्यान रखना। तो वर्षा मेघ के बात करें, जिसको हम निम्बस क्लाउड भी बोलते हैं, काले होते हैं, गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ऊंचाई की बात करो तो मध्य स्तर या सतह के बिल्कुल पास लगभग बनते हैं, जब भी तुमको दिखते हैं। देखो अभी बादल कैसे चलते हुए दिख रहे, देखो हमारे घर के पास आ रहे हैं, बच्चे ऐसे बोलते हैं, है ना, वही वाली बात है। तो गुण की बात करूं तो सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। अगर ऐसा मौसम है ना, अगर ऐसे बादल हैं, ना सूरज की किरण हम तक आ पाएगी, ना रात को जो गर्मी पृथ्वी छोड़ता है ना ही वो वापस जा पाएगी। इसलिए अगर ओस वगैरह बनाना है ना, तो आकाश कैसा होना चाहिए,
अवकाश हमेशा कैसा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ध्यान रखना, मैंने पीछे बताया था, अब तुम समझ भी गए होगे। तो वो सतह के पास या मध्य स्तर पर ये बनते हैं। सूरज की जो किरण आती है उसके लिए बिल्कुल अपारदर्शी होता है, मतलब कि सूरज की किरण यहाँ पर आ ही नहीं सकते, मतलब पार ही नहीं कर सकती है इसको। और कभी कभी सतह को छूते हुए भी दिखते हैं हमको ये जो बादल हैं, वर्षा मेघ हैं, ये हमको भी कभी कभार सतह को छूते हुए भी दिखते हैं। और स्वरूप क्या है इनका, मोटी हैं और आकृतिहीन, जलवाष्प सहती हैं। कहने का मतलब क्या है, मोटे हैं भाई बहुत ज्यादा ही, ठीक है, और आकृतिहीन है, इनके कोई आकार नहीं है भाई, इनके कोई आकार नहीं, कैसे भी दिख जाता है हमको ये। और जलवाष्प सहती है, मतलब कि इनके अंदर जलवाष्प तो कूट कूट कर भरा है, ध्यान रखना, जलवाष्प बहुत ज्यादा है इनके अंदर, ठीक है, समझ आ रहा है। अब सुनो, मैंने 4 प्रकार बता दिए जिनको बोलते हैं मूल प्रकार। तो ये जो 4 मूल रूप थे बादल के, कई बार क्या होता है ये आपस में मिल जाते हैं और निम्नलिखित प्रकार के बादल ये बनाते हैं, है ना। जैसे कि सबसे अगर हम ऊंचे बादल के तौर पर हम कैटेगराइज करना चाहे तो हमें पक्षाब मेघ देखने को तो मिलता ही है, पक्षाब स्तरी भी देखने को मिलता है, और पक्षाब कपासी भी हमको देखने को मिलता है, समझ रहे हो। अगर हम बात करें मध्य ऊंचाई के बादल, तो मध्य ऊंचाई पर जो हमको भाई स्तरी मध्य देखने को मिल जाते हैं और कपासी मध्य बादल देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही निम्न ऊंचाई के बादल, मतलब कि जो बहुत नीचे बन रहे हैं, तो वो स्तरीय वर्षा मेघ, स्तरीय कपासी और कपासी वर्षा मेघ, मतलब कि बहुत सारे बादल आपस में मिल गए एक तरह से, जो मैंने आपको अलग अलग टाइप बताए, उनसे ये वाले जो हैं ऊंचाई के हिसाब से बादल बन गए हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षण की। किसकी बात हम करते हैं भाई, वर्षण की बात कर लेते हैं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्षा के प्रकार क्या हैं। बादल के प्रकार हमने देखे, ऐसे ही वर्षण के प्रकार क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्षण क्या होता है, आप ये इमेज देख रहे हो, आपके सामने दिख रहा होगा, देखो ये बादल से यहाँ पर बूंदों के रूप में, यहाँ थोड़ा बर्फ के कणों के रूप में, यहाँ बिल्कुल थोड़ा लाइनदार जो है उस फॉर्म में भाई कुछ गिर रहा है बादल से, और यहाँ पर कुछ गोल गोल फॉर्म में कुछ गिर रहा है। इनके नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, तो मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि पढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना, इसी को हम वर्षण बोलते हैं। वर्षण है मतलब वर्षा एक तरह से समझो, लेकिन वर्षा केवल तुम सोच रहे हो भाई पानी गिर रहा है नीचे, तो ये वर्षण नहीं है। वर्षण जो है अलग अलग तरीके से होता है, जिसको बोलते हैं वर्षण के प्रकार। ध्यान से सुनो, तो स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन से बने जलवाष्प जब गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। देखो बिना बादल के भाई बारिश नहीं होने वाली है, वर्षण नहीं होने वाला, इतना तुम्हें पता ही है। तो स्वतंत्र हवा यानी बिल्कुल हवा स्वतंत्र है, ठीक है, कोई नहीं रोक रहा है, तो उसके अंदर लगातार क्या होता है, जब संघनन से क्या होता है, जलवाष्प देखो संघनन हो रहा है, अब संघनन की वजह से अब वो नीचे तो आएगा ना। अब गुरुत्वाकर्षण बल तो लग रहा है भाई नीचे, आपको पता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है ना, पृथ्वी की सतह की ओर उसको फोर्स लगाता है, संघनन होने के बाद जो बादल बन गया उसको नीचे की ओर खींचता है, तो वही वाली चीज है। तो संघनन से बने जलवाष्प जब क्या है गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर गिरने लगते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्षण बोलते हैं। क्योंकि जब बारिश हो रही है वो ऊपर क्यों नहीं जा रही, वो नीचे ही क्यों आ रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, ध्यान रखना। और जो ये वर्षण है ना, वर्षण ये द्रव के रूप में भी हो सकता है और ठोस के रूप में भी हो सकता है। द्रव यानी कि भाई ऐसे नॉर्मल बारिश हो रही है पानी की फॉर्म में, और ठोस यानी कि जब ओलावृष्टि हो रही है ना, ओले वगैरह कर रहे हैं, तो वो ठोस दोनों रूप में जो हमें वर्षण यानी वर्षा देखने को मिल सकती है। अब वर्षण तो आपको समझ आ गया। वर्षण के लिए वर्षा बोलना बेकार शब्द है, ध्यान रखना, वर्षण में सब कुछ आ जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्षा की, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम रेनफॉल, तो जब वर्षण जो है ना, वर्षण यह पानी की बूंदों के रूप में हो, जो आप देखते हो बारिश आती है पानी की बूंदों के रूप में, उसको हम वर्षा बोलते हैं। और सामान्य तापमान की स्थिति में पाया जाता है। जो वर्षा होती है वो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल वाला, उससे में आपको जब बारिश देखने को मिल जाती है, यानी वर्षा देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करें हिमपात की। जब तापमान जो आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जब तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, तो क्या होता है, हिमपात होता है। तो नमी जो है ना, वो षटकोणीय बर्फीली रवों के रूप में गिरती है। जलवाष्प में जो नमी थी ना, वो कैसे गिर रही है, षटकोणीय, अगर मैं बना पाऊँ तो, ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई, ऐसा कुछ शेप बनती है जिसमें 6 साइड होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस रूप में क्या है, बर्फीले रवे यानी बर्फ के कणों के रूप में जो है वो गिरती है, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। और ये जो रवे मिलकर हिमतुलों का निर्माण करते, इसको हम बोलते हैं स्नोफ्लेक्स। क्या बोलते हैं हम, स्नोफ्लेक्स बोलते हैं। कुछ इस प्रकार का आप देखो भाई, ठीक है,
जब ये नीचे गिरते हैं, इसको हिमपात बोल रहे हैं, तो स्नो फ्लेक्स बनाते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं हिमतुलो। ये जो बर्फ के कण हैं या रवे हैं, इनकी क्या बनाते हैं, हिमतुल बनाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई सहीम वृष्टि की। क्या, सहीम वृष्टि की। तो जमी हुई वर्षा की बूंदें होती हैं। सहीम वृष्टि क्या होती है, जो वर्षा की बूंदें जब वो जम जाती है उसको सहीम वृष्टि हो गई। और ये होता कब है, जब ऊपर की हवा गर्म होती है और सतह के पास हवा ठंडी या आधी जमी होती है। वर्षा की बूंदें जो है ठंडी हवा से गुजरकर छोटे बर्फ के कणों में बदल जाती है। सिंपल सा मतलब ये है। कंपेरेटिव देखो, मैं दो सतह बना रहा हूँ, देखो ये सतह है। अब बोला क्या है, जब मान लो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी है और ऊपर की हवा जो है थोड़ी गर्म है कंपैरेटिवली, ध्यान रखना है, ऊपर की हवा गर्म है, नीचे की हवा ठंडी है, यानी सतह के पास वाली ठंडी है। जब जो है ये बोला है, पानी की जो बूंदे हैं जब वो इस ठंडी सतह से गुजरेगी, है ना, जब पानी की बूंदे हैं या वर्षा की जो बूंदे हैं वो ठंडी हवा से गुजरेगी ना इधर वाली, तो बर्फ के कणों में बदल जाएगी कुछ इस प्रकार से। देख रहे हो आप, ये क्या, सहीम वृष्टि बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं भाई, सहीम वृष्टि इसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं ओलापात की। किसकी हम बात करेंगे भाई, ओलापात की, जिसको हम हेल स्ट्रॉम बोलते हैं। जब वर्षा की बूंदें बादल से मिलने के बाद, ध्यान सुनना मेरी बात, जो वर्षा की बूंदें हैं वो बादल से निकलने के बाद गोलाकार ठोस बर्फ के टुकड़े, जिसको हम ओला पत्थर बोलते हैं, उसमें बदल जाती है। ध्यान, उसको हम क्या बोलते हैं, ओलापात बोलते हैं। तो वर्षा की जो बूंदें हैं वो बादल से निकलने के बाद वो गोलाकार, ठीक है, गोलाकार ठोस बर्फ के टुकड़ों में निकलते हैं, जिसको हम ओला पत्थर बोल रहे हैं, उसमें बदल जाते हैं, इसको हम ओलापात बोल देते हैं। और ये ठंडी वायु जो है ना परतों से गुजरते हुए बनते हैं। समझ गया ना। तो ये ओलापात कैसे बनते हैं, ठंडी वायु की जो परत है उससे गुजरते हैं तब वे बनते हैं। और ओला पत्थरों में क्या होता है, एक के ऊपर एक बर्फ की संकेंद्रित परतें होती हैं और एक कम समय और सीमित क्षेत्र में होता है ना। हर जगह आपको जो ओला पत्थर आपको देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखना। तो ये एक के ऊपर एक है, एक बर्फ की संकेंद्रित परतें हैं। आप देखते हो कहीं भी जहाँ पे ओलापात हो रहा है तो वहां पर कैसे एक के ऊपर एक जो है बर्फ की एक तरह से चादर सी बन जाती है, तो ओलापात की वजह से ही होती है। समझ रहे हो। अब देखो आगे हम बात करते हैं वर्षा के प्रकार की। क्या बोला मैंने, वर्षा के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर ना कि भाई वर्षा कहाँ से बन रही है, इसके तीन प्रकार होते हैं। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय जिसको हम स्थलीकृत वर्षा भी बोल सकते हैं, और चक्रवातीय जिसको हम फ्रंटल वर्षा भी बोल सकते हैं। चक्रवात फ्रंट सब पढ़ाया मैंने पीछे चैप्टर में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो देख लेना। तो संवहनीय, पर्वतीय और चक्रवातीय वर्षा, ध्यान, जिसको हम फ्रंटल वर्षा भी बोलते हैं। तो उत्पत्ति के हिसाब से कि भाई किस वजह से उत्पत्ति हुई है, हवा ऊपर उठ रही है ना भाई, अब हवा किस वजह से उठी है, कहाँ उठी है, उसके आधार पर हम तीन कैटेगरी बनाते हैं बारिश की। तो पहले हम बात करते हैं संवहनीय वर्षा की। प्रक्रिया क्या होती है भाई संवहनीय वर्षा की, आपको पता है सूर्य की गर्मी तो होती ही होती है, ठीक है, सूरज ठंड तो निकालता नहीं है, तो सूर्य की गर्मी से धरातल की हवा गर्म व हल्की हो जाती है। और ये जो हवा है ना संवहन धाराओं के रूप में उठती है। मैंने बताया तुमको इस चैप्टर में कि जब हवा गर्म, सूर्य की जो गर्मी आती है तो हवा क्या होगी, धरातल की जो हवा है वो गर्म होगी, है ना, और हल्की हो जाएगी। क्योंकि गर्म होती है तो हवा हल्की होती है, ठंडी होती है तो भारी होती है। तो हवा गर्म होगी और ठंडी गर्म हो गई तो हवा अब ऊपर उठेगी। हवा क्या होगी, अब ऊपर उठेगी, इसको हम बोलते हैं संवहन धाराएं, ध्यान रखना। और ऊंचाई पर पहुंचकर हवा फैलती है। जो ये संवहन धाराओं के रूप में जो हवा फैली है तो ये ऊंचाई पर पहुंचेगी, ठंडी हो जाएगी, और फिर क्या होगा, इनके अंदर जो भी जलवाष्प होगा, इनके अंदर जो भी जलवाष्प होगा, है ना, उनका क्या हो जाएगा भाई, संघनन हो जाएगा, और इससे क्या बनेंगे, कपासी मेघ बनते हैं, ध्यान रखना। समझ आ गया, यही चीज यहाँ पर बता रखी है भाई। ये सी है, ये लैंड है, सूरज की गर्मी आई, हवा जहाँ पर जितनी भी हवा थी वो ऊपर उठ जाएगी संवहन धाराओं के रूप में। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, ये इनका संघनन हो जाएगा, कपासी मेघ बन जाएंगे और बारिश हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। समझ रहे हो। मुख्य विशेषता क्या है, गरज और बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा करते हैं। अवधि जो है कम समय की होती है, बिल्कुल कम टाइम के लिए जो ये वाली बारिश होती है, प्राय गर्मियों में या दिन के गर्म समय में ये होती है। तो हमको गर्मियों में या बहुत या दिन के गर्म समय में हमको देखने को मिल सकते हैं। गर्मियों में तो होगी हो सकती है, लेकिन अगर बहुत ठंड भी है तो दिन में अगर गर्मी थोड़ी सी है तो उस टाइम पे भी जो हमको ये देखने को मिल सकती है संवहनीय वर्षा। समझ रहे हो भाई। अब वितरण क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि हमको कहाँ पर जो है संवहनीय वर्षा देखने को मिलेगी, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, सिंपल सा मतलब है। तो विषुवतीय क्षेत्र जो है आपका, विषुवतीय क्षेत्र मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस वाला, ये जो क्षेत्र है आपका पूरा,
ठीक है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ यहाँ पर जितने भी जगह हैं ये पूरी लगभग, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है, ध्यान रख लेना है। और उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भाग, तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी महाद्वीप हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी महाद्वीप हैं, इनका जो भीतरी भाग है, अंदर के भाग है, वहां पर जो है आपको क्या संवहनीय वर्षा देखने को मिलती है। आगे चले, अब हम बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। किसकी बात करेंगे भाई, हम पर्वतीय वर्षा की बात करेंगे। ध्यान रखना है आपको, अभी समझ आ जाएगा। तो प्रक्रिया देखो, संतृप्त वायु, संतृप्त वायु का मतलब आपको पता ही है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। तो संतृप्त वायु सहती पर्वतीय ढाल से टकराती है ना। जैसे कि अगर आप देखो, है ना, ये आपका एक पर्वत है, तो संतृप्त वायु जब जो है, संतृप्त वायु द्वारा बता देता हूँ, जिसके अंदर और जलवाष्प एंटर नहीं कर सकता। अब जलवाष्प उसके अंदर इतना ज्यादा हो चुका है, वो वायु बहुत भारी हो चुकी है। तो जब जलवाष्प से भरी वायु जो है पर्वत पर के ऊपर चढ़ती है, इतना समझ आया। संतृप्त वायु सहती पर्वतीय ढाल से टकराती है और बाधा के कारण हवा ऊपर उठती है। क्योंकि देखो ना, यही बनाता हूँ, अगर यहाँ पे उठ रही है, वो ऐसे जा रही है, लेकिन ये जो पर्वत खड़ा है ना बीच में, इस हवा को जाने नहीं दे रहा है, तो बेचारी हवा ऐसे ऊपर उठ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और जलवाष्प से भरी हुई है, और ऊपर उठने पर क्या होता है, हवा फैलती है। जैसे हवा टकराई, ऊपर उठी, तो हवा क्या होगी, थोड़ी फैलने लग जाएगी, है ना। अब फैल गई तो ठंडी हो गई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। देखो, जैसे ही टकराई ऊपर उठ गई, अब यहाँ पर हवा फैलेगी और संघनन हो जाएगा, और यहाँ पर बारिश हो जाएगी। इसीलिए इस बारिश को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, इसको हम पर्वतीय वर्षा बोलते हैं। ठीक है, मुख्य विशेषता क्या है भाई इसकी, पर्वतीय वर्षा की, जो पवनाभिमुख ढाल है उस पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और पवनाभिमुख, ठीक है, ये प्रतिपवन ढाल, ये सब बता रखा है तुमको जलवायु वाले चैप्टर में। अब तुम नहीं पढ़ते वो अलग बात है। तो पवनाभिमुख ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। पवनाभिमुख मतलब कि क्या होता है भाई, ऐसी ढाल जो पवन को फेस कर रही है। देखो पवन यहां से आ रही थी ना, तो ये ढाल जिस हिस्से से पवन टकरा रही है और जिस साइड बादल बन रहे हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होगी, ध्यान रखना। और यहाँ पर ना के बराबर या बहुत कम बारिश होगी, इसलिए इसको हम रेन शेडो वाली जगह भी बोलते हैं। और हिंदी में बोले तो प्रतिपवन ढाल पर वर्षा बहुत कम या होती ही नहीं है, ध्यान रखना है। लेकिन जो पवनाभिमुख ढाल है वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होगी। मान लो कि भाई अगर हवा इस साइड से चल रही थी, इस पर टकराई है, तो ये क्या हो जाएगी, पवनाभिमुख ढाल हो जाएगी, और ये प्रतिपवन ढाल हो जाएगी। यहाँ पर बारिश फिर ज्यादा होगी, यहाँ पर नहीं होगी। इसी और जो प्रतिपवन क्षेत्र है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, ध्यान रख लेना। प्रतिपवन ढाल का शुष्क क्षेत्र होता है वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसको हम रेन शैडो बोलते हैं, जहां वर्षा अत्यंत कम या नहीं होती है। आगे चलो भाई, ये देख लिया, समझा दिया मैंने आपको। चक्रवातीय वर्षा की बात कर लेते हैं, जिसको हम फ्रंटल वर्षा भी कह देते हैं। फ्रंट आपको फ्रंटल है, यानी जिसको हिंदी में हम वातागर बोलते हैं, आपको पता होगा। तो गर्म और ठंडी हवा, या हवा की जगह आप ना एक दूसरा वर्ड यूज करो, वायु राशि। ठीक है, वायु राशि, ठीक है। तो जब गर्म और ठंडी वायु राशि टकराती है ना, है, तो उससे जो होने वाली वर्षा, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा हम बोलते हैं, ध्यान रखना। और फ्रंट यानी वातागर होता क्या है, जब गर्म वायु राशि ठंडी वायु राशि टकराती है, तो उसका जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम वातागर बोलते हैं, इसलिए इसको वातागर वर्षा भी बोल रहे हैं। और चक्रवाती वर्षा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं वजह से ठंडी या गर्म हवा टकराती है, वायु राशि टकराती है, तो इससे चक्रवात भी बनते हैं और बारिश भी होती है। जैसे आप देखो, यहाँ से ये वार्म एयर गई, गर्म हवा, गर्म वायु राशि, और यहाँ से ये ठंडी वायु राशि जब आपस में टकराई, तो जो वार्म एयर है ना, थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है भाई, तो इससे क्या होगा, बादल बनेंगे, संघनन हो गया, बादल बन गए, और यहाँ से बारिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम चक्रवातीय वर्षा हम बोल देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संसार में वर्षा वितरण कैसा है। संसार में वर्षा का वितरण कैसा है, कहाँ पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं वैसे ही। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पर वर्षा की मात्रा स्थान और मौसम के अनुसार अलग अलग है, समान नहीं होती है। अलग अलग क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा में स्पष्ट अंतर मिलता है, ये तो हमें पता है। भारत में भी हर जगह समान वर्षा कहाँ होती है, वर्ल्ड की बात करोगे तो वर्ल्ड के अंदर भी जो वार्षिक वर्षा का मतलब है एक साल में होने वाली बारिश, उसमें भी अंतर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। विश्व में वर्षा वितरण की सामान्य प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है। ये आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है कि विश्व में वर्षा वितरण की सामान्य प्रवृत्तियां क्या है।
तो सिंपल सा ध्यान रखना, जैसे ही आप विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाओगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो सिंपल सा पता है, टेम्परेचर घट रहा है तो बारिश भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब संवहनीय वर्षा नहीं होगी। क्योंकि हवा, अगर तुम्हें बारिश करनी है ना, वर्षा करनी है, तो वहां पर हवा का उठना बहुत जरूरी है जल वाष्प के साथ, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो विषुवत वृत्त से जैसे आप ध्रुवों की साइड जाओगे तो वर्षा की मात्रा धीरे धीरे घटेगी, और तटीय क्षेत्रों में वर्षा जो है महाद्वीपों के भीतरी भागों की तुलना में अधिक होती है। तो हमें भी पता है ना। अब जैसे भारत के तट की बात करूं, है ना भाई, भारत के तट की बात करूं, हम अंदर की बात करूं, इसके कंपैरेटिव में जो यहाँ पर बारिश है वो ज्यादा होगी, इसके कंपैरेटिव में यहाँ पर बारिश जो है ज्यादा होगी। ये तो बोला है कि जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें जो वर्षा होगी वो महाद्वीपों के जो अंदरी भाग हैं उसकी तुलना में यहाँ पर ज्यादा होगी, ध्यान रखना है। समझ आ गया आपको। और महासागरों के ऊपर वर्षा जो है स्तरीय भागों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि वहां वाष्पीकरण लगातार होता रहता है। सीधी सी बात है यार, वाष्पीकरण जहाँ पे ज्यादा हो रहा है वहीं पे तो वर्षा ज्यादा होगी। तो महासागरों के जो ऊपर वर्षा जो है वो स्थलीय भागों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर महासागरों के ऊपर वाष्पीकरण लगातार चलता जा रहा है। समझ आ रहा है। अब सुनो आगे, अक्षांश और पवनों के अनुसार वर्षा। अगर आप पीछे वाला समझ गए तो आप ये भी समझ गए, ठीक, कुछ इसमें मैटर है नहीं। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोब बनाऊं, है ना, तो 0 डिग्री से ऊपर जाओगे 35 और 40 डिग्री के बीच, और दक्षिण अक्षांश में भी, ठीक है ना, दोनों क्या है, पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। और जैसे ही आप पश्चिम की ओर जाओगे तो वहां पर जो है वर्षा की मात्रा घटती चली जाएगी। सेम ऐसे ही 45 डिग्री और 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच क्या होगा, जो पछुआ पवने हैं, पछुआ पवनों के कारण पहले पश्चिमी तटों पर वर्षा होती है और पूर्व की ओर जाते हुए वर्षा कम हो जाती है। क्योंकि पहले पश्चिमी तट पर हो गई, फिर पूर्व की तरफ क्यों होगी, वहां पर जैसे जैसे वो हवा जाएगी वो बारिश करते हुए जाएगी, इसलिए पूर्वी तट पर वर्षा कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे पूर्वी तट पर जाएगी वैसे वैसे बारिश कम होते चले जाएगी। तो ये अक्षांश और पवनों की वजह से वर्षा है। अब आगे सुनो, वार्षिक वर्षण के आधार पर विश्व की प्रमुख वर्षा पट्टियां। वार्षिक वर्षण के आधार पर विश्व के अंदर ना कुछ प्रमुख वर्षा पट्टियां हैं, जो कि आप सुन लो कि वहां पर साल के अंदर कितनी बारिश हो रही है, उसके आधार पर क्या पट्टियां बन गई है बारिश की कुछ। तो अत्यधिक वर्षा क्षेत्र वाली पट्टी, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तो इसके अंदर भाई विषुवतीय वाला क्षेत्र आ जाता है, शीतोष्ण प्रदेश के पश्चिमी तटीय पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। अब तुम सोच रहे भाई शीतोष्ण ये सब क्या है, तुम्हें बहुत बार बताया मैंने, तो तुम्हें पुरानी वीडियोस देखनी है, अब तुम्हें समझ आ जाएगा। मानसूनी क्षेत्रों के तटीय भाग, ऐसे क्षेत्र जहाँ मानसूनी मानसून होता है, तो उसके जो तटीय भाग होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है, तुम्हें जलवायु वाले चैप्टर में बताया भी था मैंने। उसके बाद मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, तो महाद्वीपों के आंतरिक भाग हैं और कई तटीय क्षेत्र हैं, वहां पर आपको मध्यम वर्षा देखने को मिलती है, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है ना। ये पट्टियां हैं सारी, ध्यान रखना। उसके बाद कम वर्षा वाला क्षेत्र, जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा हो रही है, इसके बीच में 50 से या 100 के बीच में ही बारिश वहां पर होती है, तो बोलते हैं हम कम वर्षा वाले क्षेत्र बोलते हैं उसको। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के केंद्रीय भाग हैं ये, तो उष्णकटिबंध का जो क्षेत्र है वहां पर, और शीतोष्ण क्षेत्रों का जो पूर्वी और भीतरी भाग है वहां पर आपको जो है कम वर्षा क्षेत्र वाली बेल्ट देखने को या पट्टी देखने को मिलती है। आपको समझ आया। तो वार्षिक वर्षण के आधार पर विश्व की प्रमुख पट्टियां ये है, और इसी के साथ आपका चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है। होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, वैसे डाउट रहा नहीं होगा तुम्हारा। बाकी मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।